Good morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 4, the national movements in India, part 4. See, in part 1 to 3, we have discussed a lot movements which held in our country for freedom, right? Independent movements, we can say. We have learned about the revolt of 1857, right? And then after many more events, like in last part, we have learned the Rowlatt Act about Jallianwala Bagh massacre and many more, right? So we'll continue with the same today. So let's move on. In today's lecture, we are going to discuss about the Khilafat movement, non-cooperation movement 1920 to 22, constructive aspects, negative aspects, programs for non-cooperation movement. So let's move on. Khilafat movement. Let's read out about it. During the First World War, Turkey joined the German side. We all know about it, right? We have already discussed the First World War and the Second World War in last chapter. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने जर्मन साइड ली थी ओके सो इट वाज विद जर्मनी दैट मींस कि जैसे जर्मनी हारी थी वैसे टर्की भी हारी होगी बिकॉज इट वाज विद जर्मन साइड so when England won the treaty that was made had many firm and unjust terms and conditions for the losing side तो जब इंग्लैंड ऑब्वियसली अगर जर्मन जीती है सो इंग्लैंड उसकी सॉरी जर्मन हारी थी राइट सो उसके अपोजिट में जो इंग्लैंड था वो जीता था राइट तो वो ट्रीटी भी इंग्लैंड जीत गई ओके सो इंग्लैंड ने बहुत सारे फॉर्म्स या अनजस्ट टर्म्स या कंडीशंस बनाए थे लूजिंग साइड्स के लिए यानी जैसे जर्मन हार गया टर्की हार गया तो उनके लिए बहुत सारे अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस प्लेस किए थे इन द ट्रिटी जैसे जर्मन ने साइन की थी द ट्रिटी ऑफ वर्सलिस जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ so we can say the cause behind second world war one of is the versailles okay the treaty of versailles the sultan of turkey at that time was a khalifa the head of muslims और उस वक्त टर्की का जो सुल्तान था राइट वो कौन था वो था खलीफा राइट जिसको हम कहते हैं द हेड ऑफ मुस्लिम्स मुस्लिम्स के हेड को खलीफा कहते हैं और वो था वहां का सुल्तान द मूवमेंट इन No India to oppose the strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to be known as Khilafat movement. So ये जो movement शुरू हुआ राइट ये एक्चुअली हुआ था टर्की में उस सुल्तान के साथ यानी खलीफा के साथ जो कुछ भी वहां पे गलत हुआ उसको देखते हुए इंडियन मुस्लिम्स कहीं ना कहीं काफी हद तक नाराज हुए बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द मुस्लिम्स और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स ने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया राइट जो एक्चुअली टर्की में हुआ था टर्की में ये इम्पोज्ड हुआ था खिलाफत मूवमेंट और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में भी इंडियन मुस्लिम्स पर हुआ सो यहाँ पे अली ब्रदर्स थे दैट वाज मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली ये अली ब्रदर्स वर द चीफ लीडर्स ऑफ द मूवमेंट्स सो ये मूवमेंट मुस्लिम्स के थ्रू इंडिया में शुरू हुआ था एंड इट देयर लीडर्स वर अली ब्रदर्स दैट वर मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली Gandhiji requested the Congress to support the movement because Hindu Muslim unity in mind. So इस वक्त गांधी जी को जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने के लिए जो भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स जो एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका था इस डिफरेंस को वापस जोड़ने के लिए गांधी जी के दिमाग में ये आया कि अगर यहाँ पे इस वक्त खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस अगर इसे सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी फिर से पॉसिबल हो सकती है राइट सो दैट्स वाई गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कि कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करे तो मूवमेंट बिकम सीवियर विद द कांग्रेस सपोर्ट और कांग्रेस सपोर्ट के मिलते ही ये मूवमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया सिवियर हो गया So this was the Khilafat movement. Now comes the non-cooperation movement in 1920 to 22. ठीक है? The Nagpur Conference gave the approval to non-cooperation movement December 1920. अब ये non-cooperation movement हुआ था because of जलियांवाला बाग massacre जो हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया कि कैसे जनरल डायर ने
जलियांवाला बाग में लोगों को मार डाला था, राइट। सो इसके बाद गांधी जी से काफी हद तक हर्ट थे। गांधी जी को कहीं ना कहीं ही वॉज हैविंग दैट ट्रस्ट फॉर ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश गलत नहीं करेंगे, ये एक जो ट्रस्ट था वो यहाँ पे टूट गया। गेटिंग। सो ये ट्रस्ट टूटने के बाद गांधी जी डिसाइडेड कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। दैट वाज आफ्टर जलियांवाला बाग मसकर, ठीक है। सो एक नागपुर में कॉन्फ्रेंस बिठाई गई और अप्रूवल मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दिसंबर 1920 को। नाउ द कांग्रेस मेड अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्वराज्य इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब ये चीज समझिए कि पहले कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी। हमने कांग्रेस के भी दो पार्ट पढ़ लिए हैं, राइट। वन वाज मॉडरेट्स एंड अदर वाज एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स वो थे जो गांधी जी के उसूलों पर चल रहे थे, जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट वो थे, राइट, जो ये सोच रहे थे कि ये बहुत स्लो जा रहा है। गेटिंग। अगर इसी टर्टल्स या टर्टल की स्पीड में हम जाएंगे तो हम कभी भी इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो जिसको मैं कह सकती हूँ एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल के बारे में हमने पढ़ा था, देन द यूथ्स हु वर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को यूथ सपोर्ट कर रहे थे। तो तो ये हाल था कि पहले कांग्रेस स्वशासन, राइट, स्वशासन डिमांड करती थी, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, यानी हम ब्रिटिश के अंडर अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी ब्रिटिश रूल के अंडर में ही, उनके एम्पायर के अंडर में ही हम अपना गवर्नमेंट चलाएंगे। पहले वो डिमांड कर रहे थे, बट ये जलियांवाला बाग मसकर देखने के बाद, रॉलेट एक्ट देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें ब्रिटिशर्स चाहिए ही नहीं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्ट्रांगली डिमांडेड फॉर द स्वराज्य, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। सी, हर एक कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज द पॉजिटिव एंड अदर इज द नेगेटिव। ओके। सो इसके दोनों एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स यानी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमें इससे मिले वो, और एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेट अस रीड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी स्ट्रेंथेंड। अब जैसे हमने देखा खिलाफत मूवमेंट में हमने यानी कांग्रेस ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को भी ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं मुस्लिम्स के साथ। वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुस्लिम्स की जब डिमांड बढ़ती गई ब्रिटिशर्स के लिए, तो ब्रिटिशर्स उसे अवॉइड करने लगे। तो ये उन्हें समझ में आ गया कि ये सिर्फ ब्रिटिशर्स अपना फायदा निकाल रहे हैं। सो एक सपोर्ट मिलने के बाद वापस हिंदू और मुस्लिम यूनिटी फिर से स्ट्रांग हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा। नेक्स्ट, इंसिस्टेंस ऑफ यूजिंग स्वदेशी आर्टिकल्स और revival of spinning wheels in every house, collection of 1 crore rupees for Tilak Swaraj Fund, abolition of untouchability, national education prohibition। See, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने सारे वो देखो कि हमने जैसे ही एक और मूवमेंट शुरू किया था, दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट, राइट, कि वी विल बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। ठीक है, फॉरेन गुड्स को हम कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे। तो यानी कि हम स्वदेशी गुड्स को अपनाएंगे, हम इंडियन मेड गुड्स को अपनाएंगे। तो जिसकी वजह से स्वदेशी आर्टिकल्स काफी हद तक इम्प्रूव्ड हुए, या एक एक शुरुआत हो गई स्वदेशी गुड्स की। गेटिंग। फिर रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स वो आ गया। हमने देखा कि सब जगह हर एक घर घर में रेडियो यानी चरखा चलाया जा रहा है। गेटिंग। खादी के क्लोथ्स बनना शुरू हो गए। कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑफ तिलक स्वराज्य फंड। तिलक स्वराज्य फंड में 1 करोड़ रुपीज कलेक्शन हुआ। ये हमने देखा था कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू करने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत थी। हमें हमें इंडियन स्कूल्स खोलने थे, हमें कॉलेजेस खुलवाने थे, हमें फैक्ट्रीज और वो सब शुरू करवाना था। तो हर एक ने काफी हद तक फंड्स डोनेट किए थे, राइट, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। अनटचेबिलिटी जैसी चीजें अबॉलिश हो गई कंप्लीटली। अब हर एक बंदा, हर एक इंडियन ये नहीं सोच रहा कि ये अनटचेबल है, ये छोटी जात का है, ये ऊंची जात का। अब सब एक साथ मिलके एक ही उनका मोटिव था, दैट वाज इंडिपेंडेंस। नेशनल एजुकेशन हुआ, जैसे स्वदेशी गुड्स की वजह से ये पॉसिबल हो सका। प्रोहिबिशन हो सके, मतलब जितने भी हमने देखा सती सिस्टम थे और ऐसे जो भी चाइल्ड मैरिजेस थी, ऐसे जो भी सिस्टम थे, राइट, वो प्रोहिबिट पे हुए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स।
Now we'll study the negative aspect. अब negative aspect क्या था? The negative aspect consisted of giving up of government jobs, government school colleges, boycott legislatures, resign from government courts, local self-government, boycott foreign cloth and other articles, government functions, titles, etc. नेगेटिव एस्पेक्ट्स फॉर ब्रिटिशर्स के बारे में हमें देखना है कि ब्रिटिशर्स के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या रहे. जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे वही ब्रिटिशर्स के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे. गेटिंग जैसे हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त जितने भी गवर्नमेंट जॉबर्स थे इंडियंस, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी. गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, यानी ब्रिटिश की जो भी थे, राइट. बॉयकॉट लेजिस्लेचर, सबने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से उनके लॉज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने से मना कर दिया. बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट कोर्ट से रिजाइन किया. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंप्लीटली निकल गई. बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ, तो फॉरेन क्लोथ और उनके अदर आर्टिकल्स बॉयकॉट हुए. गवर्नमेंट फंक्शंस काफी हद तक डिस्टर्ब हो गई. दूसरे जो टाइटल्स, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया गया था, गांधी जी को काफी हद तक ब्रिटिशर्स ने ऐसे टाइटल दिए थे, वो सारे टाइटल्स लोगों ने वापस दे दिए, रिफ्यूज किया कि हमें उनसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए. सो दिस आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट कम्स प्रोग्राम्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या है देखो. इन द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड देयर टाइटल्स केसरी हिंद एंड नाइटहुड ऑनर रिस्पेक्टिवली. जैसे मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने कुछ टाइटल दिए थे. जैसे गांधी जी को कहा था केसरी हिंद, ये एक टाइटल दिया था. रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का ऑनर दिया था. ये दोनों ने अपने टाइटल्स वापस दे दिए ब्रिटिशर्स को, सेइंग दैट वी डोंट वांट एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम यू पीपल नाउ. गेटिंग इट, मतलब इतने हद तक वो डिससेटिस्फाइड थे विद ब्रिटिशर्स. Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. So जितने भी डिग्निफाइड लोग थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में कहीं ना कहीं वो एक डिग्निटी थे, एक टाइटल थी, एक पोजीशंस थी, वो भी उन्होंने रिटर्न कर दी. स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ते थे, इंग्लिश स्कूल्स या कॉलेजेस में, वहां से उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई. एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ्स वर सेट ऑन फायर. बहुत सारे, जैसे हमने स्वदेशी मूवमेंट देखा, तो वहां पे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यानी क्लोथ्स एंड जो भी फॉरेन क्लोथ्स थे उसे जलाए जा रहे थे. व्हेन ड्यूक ऑफ काइनत came to India, he was boycotted 1921 November. जब ड्यूक ऑफ काइनत वो इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स एक ऑफिसर इंडिया में आए, तब उन्हें भी बॉयकॉट किया गया, यानी उन्हें भी वो रिस्पेक्ट नहीं, उल्टा उनके सामने भी वो अगेंस्ट में रहे इंडियंस. वो आए थे नवंबर 1921 को. द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड. एक सेरेमनी थी जहां पे प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, उन्हें ऑनर करना था, वो भी इन लोगों ने बॉयकॉट करवा दी, राइट. वहां पे कोई भी इंडियंस नहीं गया. सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट. तो ये ऐसे जितने भी इंसिडेंट्स थे, कहीं ना कहीं नेशनल एक्साइटमेंट क्रिएट हो रही थी इंडियंस में. इंडियंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ओवरकम हो रहे थे एंड ब्रिटिशर्स काफी हद तक दबते जा रहे थे. ऑन द अदर हैंड, traditional schools, colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Millia, Gujarat Vidyapits, etc. So ऐसे बहुत सारे institutional schools establish हुए, getting, और मतलब वो Indian based schools थे, जैसे काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ ऐसे schools हुए, Indian schools आए. Due to vigorous propaganda for Swadeshi goods, the import of cloth, footwear, luxurious items from England reduced drastically. क्योंकि हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया, तो विगरसली वी कैन से स्वदेशी गुड्स का जो प्रोपोगंडा था इतना स्ट्रांगली बाहर आया कि फॉरेन क्लोथ्स, फुटवेयर, लग्जरियस आइटम्स, जो भी इंपोर्ट हो रही थी, जो भी मंगवाई जा रही थी, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होती जा रही थी, उसकी डिमांड डे बाय डे कम होती जा रही थी. दिस रिएक्शन रटल द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और ये रिएक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेन गुड्स इंडिया में बिक रहे थे, और ये जो लॉस था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिला के रख दिया. द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाय दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड. इंग्लैंड को इतना बड़ा लॉस आज तक कभी नहीं हुआ, और इतना ह्यूज इकोनॉमिक लॉस उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था. गेटिंग.
सो दिस वॉज फॉर टूडेज ओनली. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद द सेम टॉपिक. ओके, सो up till bye bye, take care all of you.